हेलो गाइस, आज देखो हम पढ़ने वाले हैं फूड सोर्स एंड कंपोनेंट्स। ये पढ़ने वाले हैं, ये जो दिया गया है साइंस का फर्स्ट टॉपिक दिया गया है एमपी टेट में। तो हम खाद्य स्रोत और घटक पढ़ेंगे। ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी से लिया गया है, तो हम उसे ही कवर कर लेते हैं। देखो अभी ये परिचय दिया है, परिचय हम नहीं भी पढ़ेंगे, तो बेसिक फूड का दिया गया है, तो इसे छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं कि हमारे देश में एक दिन में 3-4 बार खाना खाते हैं, जैसे कि 3-4 बार हम खाना खाते हैं। तो 3-4 बार खाना खाते हैं मतलब लाइक हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद लंच करेंगे, फिर डिनर करेंगे। तो ये 3-4 बार खाना खाते हैं। खाना क्यों खाते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी देखना ये खाना हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे ही पढ़ने वाले हैं, हमें भोजन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। तो मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ। तो हमें भोजन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है। जीवन को बनाए रखने के लिए सभी इस शरीर के विभिन्न कार्य। देखो सबसे पहले हमें एनर्जी जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। तो एनर्जी तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। एनर्जी हमें खाने से मिलती है। तो एनर्जी के लिए क्या होगी, फूड की ज़रूरत होगी। और फिर क्या, विकास के लिए। अभी विकास होगा मतलब शरीर की ग्रोथ होगी, तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कुछ होगा जो शरीर की वृद्धि करता है। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हम सही से हमारे शरीर का विकास ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए खाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जैसे आपने खुद को बढ़ते हुए देखा है, उचित भोजन के बिना आपका विकास संभव नहीं था। ठीक है, आपका विकास संभव नहीं था। जैसे कि अगर आपके पैरों में चोट लग गई या फिर मतलब लाइक कहीं भी चोट लग गई, तो वो खून जो निकलता है ना, अगर वो निकलता ही रहे तो फिर तो फिर क्या होगा। अगर खून निकलता रहे तो फिर वो घाव ही नहीं भरेगा, वो घाव ही नहीं भरेगा, तो ऐसे वो खून निकलता रहेगा और हमारी डेथ हो जाती। तो उन सब की जो मरम्मत वगैरह करता है, कौन करता है, वो भोजन ही करता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमारे शरीर में हमें जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इन सब से भी हमें कौन बता, हमारे अंदर एंटीबॉडी बनती है जो हमें इन सारी चीज़ों से बचाती है। तो ये सारी खाना ही प्रोवाइड करता है। जैसे त्वचा की और रक्त की हानि होती है, तो ये सब कुछ वही करेगा। ऐसी क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत नई कोशिकाओं के जुड़ने से होती है। ठीक है, तो ये नई कोशिकाएँ जुड़ेंगी, पुरानी कोशिकाएँ खत्म होंगी, नई कोशिकाएँ जुड़ रही हैं। अगर नई कोशिकाएँ जुड़ना बंद हो जाएंगी तो हमारा शरीर काम करना बंद हो जाए। तो भोजन कितना इंपॉर्टेंट है सभी को पता है, और बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षा बताता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि देखो खाने की जो ज़रूरत होती है वो जीवित लोगों को ही होती है। कोई मृत जैसे कि टेबल चेयर कूलर पंखा, इनको तो या फिर इनफैक्ट जो इंसान मर चुका है उन्हें तो खाने की ज़रूरत नहीं है। जो जीवित है उन्हें ही है, चाहे वो पेड़ पौधे हो। ठीक है, तो ये देखो सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश पौधे अपना भोजन, जो पौधे होते हैं वो तो अपना भोजन स्वयं स्वयं बना लेते हैं, लेकिन हमें तो पौधों पर डिपेंड रहना पड़ता है ना, पौधों और एनिमल पर। जानवरों को पहले से तैयार भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे या तो पौधे खाते हैं या फिर जानवर, उनको अलग-अलग प्रकार, या जानवर अलग-अलग प्रकार के जानवर खा लेते हैं। तो उन्हें मतलब पकाना नहीं पड़ता, उनके लिए पहले से तैयार रहता है। लाइक पत्तियाँ खा ली, वो खा ली, तो ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। अब एक केंचुए के बारे में लिखा है। आपने केंचुए को मिट्टी में बिल बनाते देखा होगा। वे मिट्टी निगल जाते हैं, ठीक है। तो केंचुए जो होते हैं, आपने केंचुए तो देखा ही होगा, जो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में केंचुए दिख जाते हैं। तो ये वो मिट्टी के बिल बनाते हैं, तो वो मिट्टी निगल जाते हैं और मीन्स वो मिट्टी ही खा लेते हैं। अब देखो मच्छर दूसरे जानवरों को फैलाने वाले मच्छरों का खून चूसता है। ये मच्छर जो होते हैं इंसानों का खून ही चूसता है। ठीक है, तो वो उससे जीवित रहते हैं। पक्षी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, फल खाते हैं। अभी देखते हैं, अपनी भोजन प्रवृत्ति के आधार पर जानवर 3 प्रकार के होते हैं। अभी जानवर 3 प्रकार के होते हैं। ये देखो मलेरिया जो है, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर जो होते हैं इंसानों का खून चूसते हैं। ये एग्जाम्पल दें। अब शाकाहारी को अगर इंग्लिश में वर्ड कहें, क्योंकि अपन को याद करना ही है, हर्बीवोरस। तो ये हर्बीवोरस का मीन्स होता है जो शाकाहारी होते हैं, जो हर्ब्स खाते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी कौन होते हैं, मांसाहारी को कार्निवोरस कहते हैं। बाकी सारा ये सेम ही है, कार्नी याद रख सकते हैं। तो मांसाहारी को कार्निवोरस कहते हैं। वे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। अभी मांसाहारी से समझ में आ रही है, जो दूसरे जानवरों को मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जैसे कि अब एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इनके, इसमें गाय, भेड़, हिरण, हाथी शाकाहारी में आएगा। और देखो शेर, लोमड़ी, भेड़िया, और यहाँ पे क्या लिखा है, बाघ, तो ये सारे मांसाहारी में आ गए। अब सर्वाहारी में जो जानवर तो खाते हों प्लस हरे पेड़ पौधे भी खाते हों, जैसे कि अपन सब्जी भी खाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों मतलब वो जो
पेड़ पौधों से प्राप्त वो भी खाते हैं, और प्लस जानवरों से प्राप्त फूड भी खाते हैं, तो वो अपन सर्वाहारी में आ जाएँगे। तो अभी देखो इसमें एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे गिलहरी हो गए, चिलचट्टे हो गए और मनुष्य हो गए। सबसे बड़ी बात तो मनुष्य ही है सर्वाहारी। अगर आप क्वेश्चन पूछिएगा तो मनुष्य किसमें आएगा, तो मनुष्य सर्वाहारी में आएगा। कौवा रोटी भी खा लेता है और मांस मछली भी खा लेता है। अब ये स्रोत दिए गए हैं कि देखो, ये इंग्रेडिएंट्स कहते हैं कि जैसे इडली है, इडली बनाने के लिए अपन को क्या-क्या चाहिए होते हैं, राइस चाहिए होते हैं, उड़द दाल चाहिए होती है, सॉल्ट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और ये कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से। तो ये दिया है। अब चिकन करी बनानी है तो उसके लिए चिकन तो लगना ही है, स्पाइसेस भी लगेंगे, मसाले, ऑयल और घी लगने वाला है, वाटर लगेगा, और ये कहाँ से प्राप्त होंगे, जैसे चिकन वगैरह है वो एनिमल से प्राप्त होंगे, घी वगैरह है और ये कहाँ से प्राप्त होंगे, प्लांट से होंगे। क्योंकि घी अगर मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो वो ऑयल उससे प्राप्त होगा, ठीक है, तो प्लांट से। और खीर में क्या डालेंगे, मिल्क, राइस, शुगर, और मिल्क कहाँ से प्राप्त होगा, एनिमल से। और ये क्या लिखा है, प्लांट से इसमें क्या प्राप्त हो सकता है, अगर आप बताओ तो प्लांट से क्या प्राप्त होगा। शुगर किससे बनती है, शुगर देखो गन्ने से बनती है, गन्ना तो एक प्लांट ही है ना, तो ये गन्ने से प्लांट होगा। और राइस भी तो राइस कैसे बनेंगे, राइस के भी तो पेड़ पौधे ही होते हैं। और देखो पौधे और जानवर जो होते हैं, हमें जैसे अन्य कई उत्पाद, जैसे दवाइयाँ बनती हैं, कागज़, लकड़ी, जैसे हमने ये पढ़ा है कि जो कागज़ जो है पेड़ पौधे से बनते हैं। अब ये दवाइयाँ पेड़ पौधे से बहुत प्रभावित, जैसे अश्वगंधा हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनकी दवाइयाँ खाते हैं, गिलोय खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें दवाइयों के रूप में काम करती हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट होती है। इनफैक्ट जो अपने यहाँ पर जो एलोवेरा होता है, उसे भी लोग दवाई के रूप में खाते हैं। फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, और मलेरिया की जो क्विनून दवा होती है वो भी वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो लकड़ी भी तो बनाते हैं पेड़ काट के, और रेशे, तो रेशे भी प्रदान करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब भोजन के स्रोत के रूप में पौधे, जैसे भोजन की अभी अब पौधों से अपन क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, अनाज हो गई, जैसे गेहूँ, चावल, और दालें हो गई, मूंग, अरहर, सारी दालें आ जाएंगी। सब्जी तो बहुत ही हो गई, आलू, बैगन, ऑल ऑफ द, जैसे सारी सब्जियाँ। फल में भी जैसे सारे फल वो इंक्लूड हो जाएंगे। तेल हो गया, जैसे सरसों का ऑयल है, और भी रैनसेड ऑयल आते हैं, मतलब ऑयल सीड तो मीन्स सरसों का ऑयल तो हो गया, और भी बहुत सारे ऑयल आते हैं जो कि पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। चीनी, जैसे बादाम का तेल, ये सारी कहाँ से आएंगे, चीनी, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, मसाले, ये सारी कहाँ से होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं भोजन के रूप में पौधों के भाग और पशु उत्पाद। फिर देखो, पौधे हमारे भोजन का एक स्रोत है, पौधे के कौन से भाग हैं। अब देखो, जैसे पौधों से अपन खाना खा रहे हैं, लेट अज्यूम कि अपन पौधों से कर, लेकिन पौधों का कौन सा भाग खा रहे हैं, जड़ खा रहे हैं, तना खा रहे हैं, पत्तियां खा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हम कई पत्तेदार पालक सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, धनिया खाते हैं, तो ये सारी पत्तेदार सब्जियां हैं। और कुछ पौधों के फल खाते हैं, जैसे कुछ पौधों के फल खाते हैं, जैसे सारे अपन जितने भी फ्रूट्स खाते हैं उनके फल ही खाते हैं। फल लाइक अमरूद खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो ये फल ही तो हैं उनके, उनमें लगने वाले फल। और कभी कभी जड़ें भी खाते हैं, और कभी कभी तने भी खाते हैं, और कभी कभी फूल भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कभी कभी बीज भी खाते हैं, जैसे कि कद्दू के बीज खाए जाते हैं, ठीक है, तो कद्दू के फूलों को चावल के पेस्ट में डुबोकर तला हुआ खाया है, तो ये खाया जाता होगा, बट हम लोग तो ऐसा नहीं खाते हैं कि कद्दू के फूलों को चावल के पेस्ट में डुबोकर तला हुआ खाया जाता है, ये खाते होंगे। देखो अभी ये देखो, जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनके एक ही पार्ट नहीं खाया है, उनके दो या दूसरे पार्ट। जैसे सरसों के पौधों से क्या होता है, हमें तेल प्राप्त होता है। अब वही तेल प्राप्त हो गया, अभी बताती हूँ। जो और जो पत्तियाँ होती हैं ना, पत्तियों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। अपने पत्तियों की क्यों पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। इनफैक्ट उनका जो तना होता है ना, जो पहले निकलता है, तो उनके तने का उपयोग भी सब्जियों के लिए भी किया जाता है। अब केले का देखो, केले का फल केले का फल का उपयोग, केले की सब्जी भी बनाई जाती है। और केले के पत्ते का उपयोग अपन केले के पत्ते के उपयोग जो जो अपना सदर्न पार्ट है वहाँ पर वो खाना परोसते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो हो सकता है उनकी चीज़ें हो जाए। वो केले के सब्जी बनाई जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है।
अभी अपन यहाँ आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें तो हो गई, अभी यहाँ आ जाते हैं। अब अनाज, अनाज जो होता है अपन ग्रेन्स खाते हैं, वो मनुष्य भोजन, पशुओं के भोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त करता है, ठीक है। और अनाज में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? कार्ब्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अनाज में सबसे ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गेहूँ जो अपन खाते हैं, गेहूँ, चावल और मक्का। और हमारे मध्य प्रदेश में तो गेहूँ तो होता ही है, और गेहूँ चावल तो हर घर में खाते ही होंगे, और मक्का, ठीक है। ये अनाज से प्राप्त जैविक रूप से अनाज एक पौधे के फल हैं। अनाज क्या होते हैं? एक पौधे के फल होते हैं, ठीक है। जैसे कि गेहूँ है, गेहूँ का कुछ अभी मैं बता रही हूँ। गेहूँ का कुछ ऐसा पेड़ होता है, ये कुछ ऐसा मुझे बनाना नहीं आ रहा है, बट ऐसा होता है। तो ये तो गेहूँ का पेड़ हो गया, उसमें लगने वाले ये फल ही तो हो गए। और धान का तो मैंने देखा नहीं है कैसा पेड़ होता है, तो वो नहीं पता मुझे। मक्के का पता है, मक्के कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर उन्हें पत्तियाँ लगी रहती हैं, तो इनमें कुछ पत्तियों में ही मक्का लगता है, तो वो फल ही है, ठीक है। ड्राइंग बुरी है, बेकार है मेरी। अब दाल से क्या होगा? दाल या फलियाँ सॉरी, दाल और फलियों से क्या होगा? हमें आमतौर पर दाल, जैसे आमतौर पर दाल कहते हैं, तो उनसे हमें प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और सब्जियों में क्या होता है? सब्जियों में रेशेदार होती है, विटामिन मिलेंगे, खट्टे पदार्थों से विटामिन सी मिलेगा, खनिज और गाजर, विटामिन ए गाजर में मिलता है। सब्जियों में पानी की प्रचुर मात्रा होती है, तो वो पानी जो डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखेगा, जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है उससे सॉल्व करेगा। तो ये सारी सब्जियाँ ये सारी चीज़ करेंगे, और सब्जियाँ तो हमें खानी ही चाहिए, और पत्तेदार सब्जियाँ खाएंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। पत्तेदार हरी सब्जियाँ कोई भी खा लो, सब्जी सारी हेल्पफुल होती हैं। अब 70 से 90% में पानी ही होता है, तो वो तो हेल्पफुल रहेंगे। उनका खाद्य मूल्य कम होता है। अब देखो, हम ये जो सब्जियां दी गई हैं कुछ, इनमें क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देती हूँ। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखो मक्के में अभी अपने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, तो उनके जो मुख्य स्रोत कौन थे? अभी अपन 3 पढ़े थे सिर्फ। एक राइस पढ़ा था, व्हीट पढ़ा था, मेज़ पढ़ा था, 3 ही पढ़े थे। अब इसमें शुगर भी है, और पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अभी है ये फैट जो होते हैं, जो ऑयली चीज़ होती हैं, जिसमें घी ज़्यादा होता है, तो उनमें होते हैं फैट। जैसे कि अपन सारा घी ले सकते हैं, जितने भी सारे ऑयल आ रहे हैं वो सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल आता है, या फिर किसी का भी ऑयल है, तो वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती है। आलमंड हो गया, ठीक है, बटर, और ये पीनट्स, तो ये सारी चीज़ें इसी में आने वाली है। पीनट्स क्या होता है? क्या दिख रहा है इसमें? पीनट्स मतलब होता है मूंगफली के दाने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। अब प्रोटीन का अपन ने देखा कि जितनी भी सारी दालें हैं, वो सारी, चाहे वो चने की दाल हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे पल्सेस हो, एवरीथिंग वो इसमें ही आने वाला है, ये प्रोटीन में। वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत पनीर भी होता है, तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ये देखो ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप रख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, बट ये इंपॉर्टेंट ही है। जैसे कैरेट होता है, अभी आपने कैरेट देखा है? ऐसा होता है कुछ, ऐसा कुछ कैरेट। तो ये कैरेट और मूली भी कुछ ऐसी होती है, मतलब उसके वो कैरेट जो होती है अंदर ज़मीन में धसी होती है, और जो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, बाहर का भाग वो बाहर निकला होता है, और फिर हम उसे उखाड़ के निकालते हैं। तो कैरेट की जो होती है रूट्स, मतलब जो ज़मीन में होता है भाग, वो रूट्स ही कहलाता है। जैसे नीम की होंगी, नीम की जड़ें होती है, रूट्स। तो वैसे ही अपन गाजर को अंदर से खोद के निकाल रहे हैं, तो वो एक प्रकार का रूट्स हो गई, जड़ हो गई। रूट्स, रेडिश भी एक प्रकार की जड़ी है, क्योंकि उसे अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये हो गए रूट्स। स्वीट पोटैटो कभी आपने खाया है? स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी भी रूट्स होता है, उसे भी मतलब ज़मीन से खोद के निकालते हैं, तो ये रूट्स हो गए। पटैटो और अनियन, ये स्टेम्स हो गए। अब आप ये कहेंगे कि पटैटो और अनियंस, तो ये पटैटो और अनियंस ये स्टेम्स हो गए, ठीक है। ऐसे आप याद रखिए, पोटैटो और जो अनियन हो गए, वो स्टेम हो गए। और पटाटे को वो निकालते तो ज़मीन से ही है, बट ये स्टेम है। और कैरेट और रेडिश का आप ध्यान रखिए कि ये रूट्स होते हैं। और कैबेज और स्पिनच, अब तो ये तो पता ही होगा, कैबेज माने गोभी होती है, और स्पिनच माने पत्ता होता है, तो ये कैबेज माने होती है कॉलीफ्लावर, माने वो अलग होती है, कैबेज होती है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी और स्पिनच क्या होगी? स्पिनच तो पालक क्या होती है? पत्तियाँ होती हैं। तो ये भी लीव्स हो गई, ये कैबेज भी लीव्स हो गई। क्योंकि अगर हम देखें पत्ता गोभी को, तो पत्ता गोभी में लेयर्स ही लेयर्स होती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उसमें पत्तियाँ ही पत्तियाँ। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं कि कैबेज क्या है? लीव्स है। मेथी
मेथी लीव्स भी हो सकती है और स्टेम्स भी हो सकती है, दोनों है, ठीक है। टोमेटो देखो, टोमेटो क्या हुआ, टोमेटो ऑब्वियसली फ्रूट्स होने वाला है। और जो फल होते हैं ना, उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, मतलब उन्हें खाने वाला पार्ट कम होता है और पानी की मात्रा उसमें अधिक होती है, तो यही बताया गया है। लेकिन उसमें विटामिन बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि संतरे, तो इनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। एसिड भी पाए जाते हैं, तो उनमें एसिड भी पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें खट्टे पदार्थ जितने भी हैं उनमें विटामिन सी हो गया। अब इधर सामान्यतः फल सब वो फल जो होता है बिना पकाए खा जाता है, ये तो पता ही सबको, जैसे रॉ ही खाते हैं अपन, सेब हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, लीची हो गया, इनको अपन जैसा फल लग रहा है वैसा ही खा लेते हैं, पकाने की कोई नीड नहीं होती। अब ये ना कुछ पौधे होते हैं जो शर्करा बनाते हैं, मतलब शर्करा मतलब ये एक शर्करा मतलब जो मीठी चीज़ उत्पाद करते हैं उसको शर्करा कहते हैं, शक्कर भी कह सकते हैं, शर्करा, ठीक है। तो ये कौन 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 से हैं जो शर्करा ही जिसमें जो जो जैसे कि गन्ना हो गया, गन्ने गन्ने के पौधों से अपन शक्कर बनाते हैं, तो वैसे कहते हैं। वो गन्ने के पौधों में क्या होता है, वो तना होता है, प्रयुक्त भाग कौन सा होता है, प्रयुक्त पौधा तना होता है। अभी आपने कभी गन्ने का पेड़ा देखा, तो इसमें ऐसे ऐसे होते हैं गांठे गांठे से, तो ये तना वाला पार्ट होता है, और इसे ही अपन खा लेते हैं, और इसे ही अपन शक्कर या गन्ने के जूस में प्रयोग कर लेते हैं। जबकि चुकंदर चुकंदर क्या होता है, अभी हमने देखा कि चुकंदर जड़ होता है, चुकंदर जड़ होता है, और ये क्या होता है, ये तना होता है। अब चाय और कॉफ़ी देखो, तो चाय अपन कॉफ़ी देखते हैं, चाय और कॉफ़ी होती है, तो चाय पत्तियों से प्राप्त होती है, और कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी आपने बनते हुए देखी होगी, मतलब घर पे बनती हुई नहीं, उसका ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो कॉफ़ी के बीज आते हैं, कॉफ़ी की बहुत मतलब डिफरेंट टाइप की कॉफ़ी होती है। तो उनके जो बीज होते हैं ना वो अपन करते हैं, और ये जो चाय होती है वो पत्तियों से प्राप्त होती है, और कॉफ़ी होती है बीज से प्राप्त होती है। अब जो मसाले हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। इनका कोई खाद्य मूल्य होता है, इनका उपयोग मतलब इनका लाइक इनसे कुछ प्राप्त हो रहा है, ऐसा कुछ वैसा कुछ नहीं है। बस इन्हें क्या होता है कि भोजन को इनके स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं प्रिजर्व करने के लिए भी इन खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अगर हम अचार बनाते हैं, अचार में क्या हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं, तो ये क्या करता है, और तो ये क्या करता है, अचार को सेव करके रखता है, सुरक्षित करके रखता है लंबे टाइम तक। काली मिर्च भी डाली जाती है, कार्डमम भी डाली जाती है, इलायची, तो इनसे जिंजर, ठीक है, और टर्मरिक हो गई, और चिलीज़, ये सारी चीज़ें क्या होती है प्रिजर्व करने के लिए होती है। नमक भी नमक भी। अन्य मसाले जैसे लौंग, सौंफ, जीरा, कोरिएंडर, धनिया, ठीक है। तो धनिया मतलब और एसोफोडिटा, तो ये हींग हो गई, हींग, इन सारे मसालों, हींग से स्वाद बढ़ जाता है। फेनुग्रीक मेथी हो गई, नटमेग, जायफल जायफल हो गए, सॉरी, और ये क्या है, थाइम, अजवाइन। अब तेल के कौन कौन से होते हैं, जैसे तेल हो गया, मूंगफली का तेल होता है, सरसों, नारियल, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सारे, और कपास का भी, तो ये सारे तेल हो गए, तेल से। पशुओं का तो अपन को पता ही है, घर में पशु होंगे या आसपास पशु होंगे, अपन पशु से क्या खाते हैं, पशुओं से अपन जैसे कि मछली खाते हैं, और जैसे मुर्गा मुर्गे भी बहुत लोग खाते हैं, तो वो उनसे मांस प्राप्त होता है, तो ये हो गया। अंडे खाते हैं, शहद खाते हैं, क्योंकि ठीक है, शहद के रूप में वो प्राप्त करता है, और दूध हो गए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब दूध देने वाले पशु देख लो, कि अगर पूछ लिया जाए कि कभी दूध देने वाले पशु बताओ, तो गाय और भैंस। मांस देने वाले पशु कौन से हो गए, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, और सूअर हो गई, ये मांस देने वाले पशु हैं। सूअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। अब ये पूछते हैं कि सूअर के मांस को क्या बोलते हैं, तो पोर्क बोल दो। पोल्ट्री पशु क्या हो गए, जिन्हें पालतू पशु होते हैं, जिन्हें पाला जाता है, उन्हें कहते हैं पोल्ट्री पशु। सॉरी, पोल्ट्री पशु का मतलब ये नहीं है कि जिन्हें पाला जाता है, उनका मतलब ये है बे पशु जो मांस और अंडा दोनों देते हैं, ठीक है, मांस और अंडा दोनों देते हैं, उन्हें कहते हैं पोल्ट्री पशु कहलाते हैं। और मांस और अंडा, जैसे मुर्गी से अपन अंडा भी निकाल ले और उसका मांस भी खा लो, बतख का अंडे भी निकालो और उसका मांस भी खा लो, और टर्की कोई पक्षी होता है उसका अंडे और मांस दोनों खाया जाता है, तो ये सारे हैं। अब ये जो है ये इनमें प्रोटीन, जैसे अंडा होता है, अंडे में प्रोटीन बहुत होता है, और अच्छे स्वास्थ्य, उसमें लगभग 7% प्रोटीन होता है, नहीं 7% नहीं, सॉरी 7 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें,
परसेंटेज कोई वो नहीं, 7 ग्राम प्रोटीन होता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सही प्रकार की फ़ैट भी होती है इनमें, जैसे कि मांस मछली खाएँगे तो उनमें फ़ैट तो मिलने ही वाला है। अब मछली के बारे में पढ़ लें। मछली मछली जो होती है प्रोटीन का भरपूर स्रोत होगा। मछली की प्रोटीन में उच्च पाचन क्षमता भी होती है, ठीक है? तो पाचन क्षमता भी होगी और ये वृद्धिवर्धक भी होती है, मतलब वृद्धिवर्धक इसमें गुण भी पाए जाते हैं। उसके अलावा जो कॉड और सार के यकृत के तेल विटामिन सी से भरपूर होते हैं। जो जो सार्क और कॉड के यकृत के जो तेल होते हैं वो उसमें विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है? तो इसमें कुछ कहते भी हैं कि मछली के तेल से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ये कॉड और सार्क के जो यकृत से मतलब भारत में मछलियाँ मीठे पानी, तालाब, झीलों, नदियों, समुद्र दोनों पाई जाती हैं। तो अब ताज़े पानी की मछलियाँ पढ़ लो। अब ये आएगा ये नहीं पता, बट हम पढ़ सकते हैं। आने को कुछ भी आए, जो एनसीईआरटी में दिया है वो सारे ही पढ़ लेते हैं। अब ताज़े पानी की मछलियाँ हैं जो कैटला हो गई, लेवियो, सिरहिना, बारबस, मिस्टस, क्लेरिस टेरियस। अब ये पूछ दे कि फूड के स्रोत में ये भी पूछ ले, ताज़ी पानी की मछलियों के स्रोत बताओ कहाँ से, कौन कौन सी होती हैं, तो ये उनके नाम पूछ ले तो उनके नाम भी पता होने चाहिए। कुछ तो याद रखते हैं, जैसे कैटला याद रख लो, लेवियो याद रख लो, क्लेरिस याद रख लो। ये तीन मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, इसमें बाकी सारे आ सकते हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। हिल्सा, ये कैटफिश, सोडिन, रिवन फिश, रेड मुलेट, प्रोमफेट, बॉम्बे डक। तो इनके नाम ही थोड़े अलग ही लग रहे हैं। तो ये समुद्र मछलियाँ हो गई। बड़े पैमाने के पे मछलियों के पालन और प्रबंधन को मत्स्य पालन कहते हैं, ठीक है? मछलियों का पालन वो पालन किया जाता है तो मत्स्य पालन कहते हैं। मछलियों को विभिन्न प्रकारों में खाया जा सकता है, जैसे कि अगर पका कर खा सकते हैं, सुखा कर खा सकते हैं, अचार बनाकर खा सकते हैं और डिब्बा बंद। तो ये सारी चीज़ें मछलियों को ऐसे भी खा सकते हैं। अब ये ऑप्शन आ जाएगी कि मछलियों को कैसे नहीं खाया जा सकता, पकाकर, सुखाकर, अचार बनाकर, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी सबके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब मधुमक्खी, मधुमक्खी आपने देखा होगा, मधुमक्खी वे कीट होती हैं जिनसे हमें शहद प्राप्त होता है, मधुमक्खी कहलाती हैं। मधुमक्खी फूलों से, अब मधुमक्खियाँ रस जो शहद बनाती कैसे, मधुमक्खी फूलों पे बैठती रहती है। आपने ज़्यादातर देखा होगा, जैसे आपके घर पे फूल हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे मधुमक्खी आके बैठ जाएंगी और वो बैठ के ना उन फूलों का रस चूसती हैं, और रस चूस के वो खा ले जाती हैं अपने जो भी वो उन्होंने अपना वो क्या, जो मधुमक्खी का घोंसला होता है ना उसमें वो जमा करती हैं, जिसे छत्ता कहते हैं, सॉरी छत्ते में जमा करती हैं। छोटे छोटे छत्ते में छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, पोर्स आपने देखा होगा, ऐसे 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 डिब्बे होते हैं। और इन डिब्बों को क्या कहते हैं, जिन्हें कंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? कंगे। और कंगों का आकार और माप मधुमक्खी के प्रकार पर निर्भर करता है, और ये भी मधुमक्खी कैसी हैं उनके प्रकार पर निर्भर करता है, कोई कंगे का कोई प्रकार नहीं होता। अब मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है? तो ये याद रखें कि मधुमक्खी पालन तो कॉमन ही है, लेकिन और टर्म्स क्या है कि मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है? मधुमक्खी पालन के इस्तेमाल की जाने वाली वो जो जगह होती है उसे एपायरी कहते हैं। अब जो शहद में क्या क्या होता है, पानी, शर्करा, खनिज और एंजाइम होते हैं, ठीक है? और ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है, जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है? ये एंटीसेप्टिक जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, जैसे अगर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि हमारी जो है जैसे हमारे हम बर्न हो गए तो हम वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, ताकि वो हम जीवाणु को नष्ट कर दे, जो हमारे घाव को नुकसान पहुँचाएँ। तो एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? जो जीवाणु, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दे। और शहद ईज़िली पच जाता है, इसलिए वो दवाओं उपयोग करते हैं। डॉक्टर कहते हैं शहद खाओ, ये खाओ, वो खाओ, मतलब डॉक्टर हमेशा ही गाइड करते हैं कि शहद खाना शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आप सुबह सुबह भी शहद खा सकते हैं। अब लोगों को खान-पान के जैसे अभी ये खान-पीन की आदतें अलग-अलग होती हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन वाले कुछ अलग खाएँगे, साउथ इंडियन वाले कुछ खाना। देखो जैसे दक्षिण भारत में चावल आम भोजन है, जबकि उत्तर भारत में गेहूँ ज़्यादा है। अभी ये देख लेते हैं। अब यहाँ के क्या-क्या, अभी देख लेते हैं यहाँ क्या-क्या। अभी देखो पंजाब को पढ़ लेते हैं। पंजाब आपने देखा होगा, पंजाब के वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। तो पराठा पंजाब का फ़ेमस होता है। मिस्सी रोटी, ठीक है? मिस्सी रोटी याद रखो। मक्खन, लस्सी, छाछ, ये तो दही, दाल, सरसों का साग कितना फ़ेमस होता है पंजाब में। छोले, गाजर का हलवा, दही भल्ला, ये सारी चीज़ें पंजाब में फ़ेमस होती हैं।
ठीक है। और राजस्थान का देखो, राजस्थान में दाल बाटी आपने खाई होगी, तो वो दाल बाटी भी फेमस है। देखो यहाँ पे लिखा है दाल बाटी। तो ये बाजरे की रोटी भी खाई जाती है, और रोटी, दाल, कचौड़ी, सेव, बेसन की तैयारी, और बड़ी मूंग दाल की तैयारी, ये सारी दाल बाटी राजस्थान में फेमस है। अब तमिलनाडु का देखो, इडली, डोसा, राइस, सांभर, बनाना चिप्स, ये सारी तमिलनाडु का हो गया। तो तमिलनाडु और पंजाब, राजस्थान, ये तो ईजिली याद होने वाला है, क्योंकि हमें पता है इन सारी चीज़ों का। अब देखो बिहार में क्या होगा। बिहार में सत्तू खाया जाता है। अब सत्तू तो अपन यहाँ भी खाते हैं, लेकिन बिहार में फेमस है। बैगन का भरता हो गया। अब ये क्या है भाई, बचका, कोई बचका होगा, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। बेसन के साथ लेपित सब्जियों की पतली स्लाइस होती है। वो भुजिया भुजिया आलू और प्याज की, ठीक है। और पापड़, चटनी, ये सारे हो गए। और चावल की चपाती, मतलब चावल की रोटियां खाई जाती हैं। और आंध्र प्रदेश में चावल तो हो गया, क्योंकि ये सदर्न पार्ट का है। सूखी सब्जी खाते हैं, अरहर दाल, उपमा, डोसा, रसम, दही, चावल, ये सारी चीज़ें। और गुजरात में क्या होगा, जो ढोकला, थेपला, ये सारी चीज़ें। देखो ढोकला, खांडवी, थेपला, ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। गेहूँ के आटे से बनी हुई चपाती होती है थेपला। और ये सब्जी, लस्सी, छाछ, चपाती, चावल, दाल, ये तो ठीक है। इनमें अपन आपने पढ़ लिया कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये क्या होते हैं, भोजन के कार्य क्या होते हैं। तो भोजन क्या करता है, अपन को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी तो देगा, अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। वृद्धि और विकास भी करता है, ये भी पढ़े। मरम्मत के जो ऊतक वगैरह है वो नष्ट हो चुके हैं, उनकी मरम्मत करता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है, तो ये गाँव को बनने में मदद करती है। ये सारी चीज़ अपन पढ़ चुके हैं, इससे अपन नहीं पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये इंपॉर्टेंट हो है, तो फिर ये पढ़ लेते हैं। शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की सबसे छोटी मात्रा को बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR कहा जाता है। मतलब शरीर को जीवित रखने के लिए सबसे छोटी जो ऊर्जा की जो सबसे छोटी मात्रा को ना बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR कहा जाता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन बनाए कि जो भोजन की बर्बादी हो रही है, उन्हें अपन कैसे रोक सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में अभी देख सकते हैं कि हम घर में खाना खाते हैं, हमने आधा प्लेट खाना खाया और फिर उसे अपना फेंक दिया। अगर जिसके घर में जानवर है वो तो जानवरों को फेंक देते हैं, बट जिसके घर में जानवर है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, उसे डस्टबिन में फेंक देंगे और दूसरे दिन कचरे में डाल देंगे। तो वो खाना क्या होगा, हमने वेस्ट कर दिया। तो अब हम उन्हें कैसे बर्बाद रोकने से क्या कर सकते हैं। हम पहली बात तो ये कर सकते हैं कि हम जितना खाना चाहिए हम उतना ही थाली में रखें। अगर हमें एक रोटी का खाने का मन कर रहा है तो उतना ही रखें, क्योंकि जो बचा हुआ खाना होगा हम कम से कम उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लाइक उसे फ्रिज में रख दो, प्रिजर्व करके रख दो, तो हम दोबारा से खा लेंगे। लेकिन जो थाली होती है वो अपन नहीं खाते, तो जो बराबर जूठन होता है उसे अपन फेंक ही देते हैं। तो सही तरीका ये है कि जितना रखो, जितना ज़रूरत हो उतना ही खाओ। अब ये पैसे नहीं है कुछ लोगों के पास, और बहुत सारे लोग, जैसे कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनके पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है, तो इस वजह से लोग बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। कहीं उन्हें कुछ हो जाता है, कहीं उन्हें कुछ हो जाता है, ठीक है। तो कुपोषित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा, ख़राब होने से या चूहों और गिलहरियों जैसे जानवरों को खाए जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इन्हें ये उत्पादित खाद्य पदार्थ ख़राब होने या इन्हें मतलब या ख़राब होने से बचाना चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थ उत्पादित हुए हैं, और चूहे गिलहरियों को खाने नहीं देना चाहिए, ठीक है। हमें उतना ही खाना खाई जाए जितने, देखो जितने हमारे शरीर को आवश्यक है, हम ज़्यादा नहीं खा सकते। और इससे क्या होगा, और ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ेगा। पार्टियों में जहाँ तक है, देखो ये खाली खाना नहीं छोड़ना चाहिए पार्टियों में जितना भी। और अगर बच भी गया है ना, तो आप देख लीजिए, कोई गरीब बंदा आपको दिख रहा है तो उन्हें दे दीजिए। और जितना खाना हो उतना ही खाना चाहिए। और संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार मतलब ये होता है कि अपन एक दिन में खाना कितना खाते हैं, तो उसमें सारी चीज़ होनी चाहिए। प्रोटीन भी होने चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, और वसा भी होना चाहिए। तो वो तीनों चीज़ें अपने संतुलित आहार में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन, कार्ब्स और विटामिन, खनिज की उचित मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो खनिज और विटामिन जैसे आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। और शरीर की जो वृद्धि, विकास, मरम्मत, इनके लिए भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। सारी चीज़ें, और शरीर को आवश्यक ऊर्जा की सही मात्रा प्रदान करे। तो ये सारे संतुलित आहार होते हैं। मतलब संतुलित आहार मतलब एक थाली हो ना, उसमें रोटी सब्जी नहीं होनी चाहिए। उसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, वसा हो, फैट भी हो, सॉरी फैट को तो वसा ही बोलते हैं। उसमें विटामिन भी हो, खनिज भी हो, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ताकि जो हमारे शरीर को नीड है ना वो पूरी हो सके। प्लीज़ गाइस 1 सेकेंड।
अभी ना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी ना ये हो गया। अब ये पढ़ते भोजन का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया। अभी देखना, ये ऊर्जा देने वाले कौन से होते हैं। तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होती है, वसा से, और जैसे अनाज, शर्करा, तेल आदि से, ठीक है। ये इनके स्रोत लिखे हैं। और शरीर निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, खनिज, वसा और दालें, बीन्स, दूध, मूंगफली आदि, ठीक है। सुरक्षात्मक भोजन कौन से होते हैं, विटामिन और खनिज जो सुरक्षात्मक होते हैं, जैसे सब्जियाँ, फल फूल आदि, फल दूध आदि। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब ये होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये तीनों से बन के बना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप पढ़ेंगे आगे कार्बो, ठीक है। ये हमारे शरीर में शरीर को जैसे अभी पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड ये पढ़ते हैं ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट में ही आ जाते हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज C6, H12O6, ये क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। आप कहेंगे तो शर्करा है, लेकिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज ये सारे कार्बोहाइड्रेट में आ जाएंगे। बट आपके में जितना दिया उतना ही पड़ेंगे। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, ठीक है, 4 किलो कैलोरी। और हम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होते हैं। और आलू ज़्यादातर खाते हैं, उनमें होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अगर शरीर में ज़्यादा कार्ब्स हो गया, ठीक है, तो वो किस में हो जाता है, फैट में कन्वर्ट। और ये क्या होता है, त्वचा के नीचे या आसपास जमा हो जाती है, तो वो मोटापन हो गया उससे। त्वचा के नीचे। अब ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब सेलुलोज होती है, कोशिकाभित्ति हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए। हमारी जो कोशिकाभित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, आलू में भी स्टार्च पाया जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत हो गया। ग्लाइकोजन हो गया, यह पशुओं का मुख्य संग्रहत। देखो, जो पौधे होते हैं उनका मुख्य संग्रहत भोजन क्या होता है, स्टार्च, ठीक है। और जो पशुओं का होता है उनका क्या होता है, ग्लाइकोजन। जैसे अपना क्या होगा, ग्लाइकोजन, क्योंकि अपन एनिमल वाली पार्ट में आते हैं। पौधे जितने भी होंगे वो क्या होंगे, स्टार्च में। अपना खाना किस में परिवर्तित करेंगे, स्टार्च में, और अपन किस में करेंगे, ग्लाइकोजन। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि। तो ये सब पढ़ लिया अपन ने। कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट कुछ जानवरों जैसे सभी पौधों में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सामग्री के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ वे सेलुलोज ढांचे का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पौधों में सेलुलोज बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पशु कोशिकाओं में श्वसन ईंधन के रूप में भी किया जाता है। मतलब अभी अपन ने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ह्यूमन से जैसे ये पौधे क्या होते हैं, पहले कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन से लेते हैं और फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये उनके लिए श्वसन का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट। सॉरी, वो तो अपन कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ना, तो वो सॉरी वो गलत हो गया, वो अपन इग्नोर करो। वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। तो ये अपन का देखने के लिए है कि क्या होता है कि श्वसन ईंधन के रूप में भी काम करता है ये कार्बोहाइड्रेट। और कुछ कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक विशिष्ट कार्य होते हैं, जैसे नाभिक के में राइबोसोम होता है, जैसे न्यूक्लियस में राइबोसोम होता है और डीऑक्सीराइबोज होता है। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। कोशिका का प्रोटीन, दूध का लैक्टोज, ये लैक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट होता है। सारी चीज़ें ये कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। स्टार्च और शर्करा दो कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शर्करा, ग्लूकोज भी एक शर्करा हो जाएगी। अब फैट पे आ जाते हैं। फैट मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी करें जिससे कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। और बसा क्या होता है, बसा में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहती है इसमें, मतलब कार्बन नहीं है, कार्बन प्रेजेंट नहीं है। जो अपन ने अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा उसमें कार्बन प्रेजेंट था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम है, जितनी कि कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है उससे कम पाई जाती है। ये ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसमें 9 किलो मतलब 1 ग्राम बसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। त्वचा के नीचे बसा की एक
ठंडी परत में शरीर से निकलने वाली गर्मी की मात्रा को कम करने में मदद करेगी मौसम की स्थिति। मतलब लाइक अगर जैसे कि गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में अपन को पसीना ज़्यादा होता है, तो वो त्वचा के नीचे एक ठंडी परत होती है जो कि उसे ठंडा कर देती है, जिससे हमारा शरीर को मतलब गर्मी कम लगती है। प्रत्येक वसा अणु में फैटी एसिड के 3 जो फैटी एसिड के 3 अणु, कोलेस्ट्रॉल का 1 अणु होता है। तो इसमें फैटी के 3, कोलेस्ट्रॉल का 1 अणु होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। वसा जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं। अभी तेल को ही देखो, तेल जल में थोड़ी ना घुल जाता है, तैरता रहता है। एल्कोहल हो गया, ईथर हो गई, बेंजीन हो गया, आदि कार्बनिक विलायकों में जैसे कि शराब वगैरह हो गई, ईथर, बेंजीन, ये सारे कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। ठीक है। वसा के स्रोत कौन से हैं? अब मैंने जितने भी बताया, जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं वो सारी वसा की, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, आदि वसा के हो गए। पनीर, मूंगफली आदि भी सभी खाने पकाने वाले तेल, जैसे मूंगफली का तेल, नारियल का तेल हमें वसा प्रदान करता है। अब वसा का जैविक महत्व क्या है? अब ये देखो, जैविक महत्व मतलब ये होता है कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं उनके बिना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हम सांस लेते हैं, तो ये अगर हम सांस लेना छोड़ दें तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी हार्ट बीट है, तो ये जैविक क्रियाएं होती हैं कुछ। इंग्लिश में इसे शायद मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वसा को कोशिका झिल्ली, तो वसा जो होता है कोशिका झिल्ली में अनुऊतकों के निर्माण में मदद करता है और विभिन्न ऊतकों की सुरक्षा के लिए त्वचा के नीचे वसा जमा हो जाता है और यह ऊर्जा का एक स्रोत होता है। यह हमारे शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन के परिवहन में मदद करता है। वसा उन खिलाड़ियों में अधिक मात्रा में होता है जिन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे बढ़ते हुए बच्चे, खिलाड़ी आदि। तो इनमें खिलाड़ियों और बढ़ते हुए बच्चे को वसा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऊतकों की सुरक्षा और त्वचा की इन्हें मतलब ये सारी चीज़ें तो यहाँ प्रोटीन पे आ जाते हैं। प्रोटीन पढ़ लें। प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का नाम जो है 1838 में बर्जीलियस ने दिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा प्रोटीन का नाम किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। और रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन आणविक इकाइयों के बहुलक होते हैं, मतलब प्रोटीन मिलकर अमीनो एसिड बनाते हैं, तो ये भी हो गया। ये हो गया अमीनो एसिड होते हैं वो किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बंध, ये भी इंपॉर्टेंट है। लगभग 20 अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। मतलब अगर जो लगभग 20 ऐसे 20 अमीनो अम्ल हो गए, तो ये जो होंगे क्या बनाएंगे, तो ये अमीनो अम्ल से क्या बनना है, अमीनो अम्ल से अभी देखा हमने कि अमीनो अम्ल से ये प्रोटीन बनना है। लगभग कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 20 अमीनो अम्ल, तब प्रोटीन बनेगा। जिसमें देखो असेंशियल मतलब जो इम्पॉर्टेंट होंगे वो 10 होंगे, जो ठीक है, और ये खुद ही शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं। जो शरीर में खुद ही बन जाए उन्हें आवश्यक अमीनो, जो बाहर से लेना पड़े उन्हें अनावश्यक अमीनो एसिड कहते होंगे। ठीक है, गैर आवश्यक या अनावश्यक, तो ये वो 10 होंगे, ये 10 होंगे, तो ये टोटल। अब इनके नाम पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ कि आवश्यक अमीनो अम्ल के, जैसे कि इसमें देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो दिया गया है ना, उसे पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा दिया नहीं गया। तो मिथायोनीन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन याद रख लो, ल्यूसीन और मिथायोलीन, तो ये मिथायोनीन, तो ये 3 याद रख लो कि ये आवश्यक अमीनो। अब नॉन आवश्यक जो बाहर से प्राप्त होते हैं उन्हें नॉन आवश्यक अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें एलारीन है, एस्परगिन है, और ये क्या है, एस्पार्टिक एसिड और सिस्टीन। तो अगर अपन ये काम कर दीजिए, आप इसकी कहीं से भी गूगल से ये सर्च कर दीजिए कि आवश्यक अमीनो अम्ल बता दो, तो ये वो निकाल के दे देगा। तो आप ये काम करिए कि आवश्यक अमीनो अम्ल याद करिए, ये 10 होंगे। तो मेथायोनिन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, यहाँ 3 तो याद हो ही गए। तो वो 10 आप के नाम बस आप पढ़ लीजिए कि हाँ बस ये याद हो गए, एक बार गो थ्रू हो जाएगी। अगर उसमें पूछा गया कि इसमें कोई आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो आप आवश्यक अमीनो अम्ल याद हो जाएंगे। अगर उनमें क्वेश्चन पूछे कि इसमें से अनावश्यक अमीनो अम्ल बताओ, तो अगर आवश्यक अमीनो अम्ल याद होंगे तो अनावश्यक तो आप बता ही दोगे। अब
प्रोटीन की स्रोत क्या है? दालें, मटर, सेम, नट्स, दूध, पनीर आदि। अब प्रोटीन का जो जैविक कार्य क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। अब प्रोटीन क्या होता है? ये कोशिकाओं की संरचना तो घटक के रूप में कार्य करते हैं, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग होते हैं। ये शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में मदद करते हैं। ये वे हार्मोन, एंटीबॉडी आदि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। इसमें एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। हीमोग्लोबिन जार्मों को श्वसन वर्धक ग्लोबिन से बना एक संयोग में प्रोटीन है। हीमवर्धक, तो जो हीमोग्लोबिन होता है जो हमारी बॉडी के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और अगर ये नहीं बनेगा तो खून का धक्का नहीं, तो खून नहीं बनेगा, तो ये इसके लिए हीमोग्लोबिन ज़रूरी है भाई। तो हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन जो होती है वो प्रोटीन ही होती है। विटामिन पढ़ लेते हैं भाई। अब ये विटामिन ना छोटा सा पार्ट है। विटामिन शरीर के विकास के लिए कार्बनिक योग होते हैं, शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होती है विटामिन की। जैसे कि अब इसमें तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो अभी ना पढ़ लेते हैं एक चीज़, जो BC होता है ना वो वाटर में घुलनशील होगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि वाटर में घुलनशील कौन सी विटामिन, तो विटामिन बी, विटामिन सी। और जो कीड़ा होता है ना KEDE, ये जो होता है फैट में होता है। तो आप याद से रख दो, आप याद कैसे रखोगे? BC मतलब क्या? BC तो उसमें ऑर्डर में आ रहा है ना, और B से अपन याद सकते हैं वाटर मतलब बी फॉर वाटर, तो ऐसे याद कर सकते हैं। W फॉर वाटर होता है, लेकिन याद करने के लिए B फॉर वाटर। तो ये हो गया। और कीड़ा जो है वो फैट में होंगे। अब विटामिन का स्रोत क्या है? ये फलों, कॉड लिवर आदि से प्राप्त होते हैं। तो ये पढ़ लिया था अपन ने। विटामिन D होता है, कॉड लिवर आदि से प्राप्त हो रहे थे। और विटामिन जो खट्टे फूल होते हैं उनमें विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन का जैविक कार्य क्या होता है? अभी ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, ये बीमारियों से बचाते हैं। यदि आहार में आवश्यक मात्रा में विटामिन नहीं होते तो विटामिन की कमी से होने वाले कई रोग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन A की कमी से क्या हो जाता है? तो विटामिन B की कमी से क्या हो जाता है? बहुत सारी चीज़ें अभी अपन पढ़ेंगे कि विटामिन की कमी से कौन से रोग होंगे। भी चलते हैं। अब ये जल्दी खनिज पढ़ लेते हैं। अब मानव शरीर को 15 विभिन्न प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में लेने पड़ेंगे, कुछ कम मात्रा में लेने पड़ेंगे। जैसे कि हड्डी और दांत को मजबूत बनाने के लिए क्या फॉस्फोरस और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डी और दांत की अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हड्डी और दांत को मजबूत बनाने के लिए कौन से खनिज की ज़रूरत होती है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। और रक्त में जो हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। अब आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। आयोडीन खाने के लिए सोडियम, पोटेशियम, जिंक आदि ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। अभी देखते हैं और क्या है। जो खनिजों के स्रोत क्या हैं? जैसे कि मांस, अंडे, दूध, हरी सब्जियां और फल खनिजों से भरपूर होते हैं, तो ये सारे खा सकते हैं अपन। खनिजों का महत्व क्या होता है? खनिजों को बस अल्प मात्रा में, और ये वृद्धि, मरम्मत और प्रतिस्थापन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, और शरीर के रासायनिक ऊतकों का एक प्रमुख हिस्सा होते हैं। अब इनके अलावा हमारे शरीर में आर्य, रेशो और पानी की आवश्यकता होती है। आर्य, रेशो को रेफेज भी कहा जाता है। सॉरी, रफेज भी कहा जाता है। रफेज क्या होता है? रफेज सेल्यूलोज भोजन में फाइबर का निर्माण करता है। ये क्या करता है? रफेज सेल्यूलोज भोजन में फाइबर का निर्माण करता है। इस फाइबर को रफेज कहा जाता है। सेल्यूलोज भोजन में जो फाइबर का निर्माण करता है उसे रफेज कहा जाता है। रफेज पाचन तंत्र को अच्छी स्थिति में रखता है। ठीक है, और रफेज का स्रोत क्या है? यह एक पादप फाइबर है जो सब्जियों, फलों, मटर, सेम, मक्का और गेहूं के दानों के आसपास खलिहान में पाया जाता है। तो रफेज का जैविक कार्य क्या होता है? यह पाचन के दौरान पानी और जहरीले अपशिष्टों को अवशोषित करता है। यह मूत्र और मल के निर्माण में सहायता करता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और रक्त और पाचक रस का आवश्यक हिस्सा है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तापमान और मल मूत्र और रस और पाचक रसों का निर्माण। ठीक है, और जहरीले और अवशोषित करता है, अपशिष्टों को अवशोषित करता है। और कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोटीन के परीक्षण बताते हैं। मतलब ये कैसे पता लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, परीक्षण और वसा है, ये देखते हैं, या फिर इनमें मिलावट होगी उससे पता चल जाएगा। अभी देखो, ये देखो, अभी आप देखिए कार्बोहाइड्रेट को कैसे पता लगाएं। तो ये क्या, आयोडीन के घोल की कुछ बूंदे लीजिए। तो आयोडीन का घोल लीजिए, आप बाहर से आयोडीन मंगा लीजिए और उसकी घोल की कुछ बूंदे लेकर उबले हुए चावल या आलू में डाल दें। ठीक है, नीला काला रंग बनने से स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की पुष्टि हो जाएगी। अगर वो नीला और काला रंग बनना है तो वो क्या हो जाएगा? स्टार्च बन जाएगा। ठीक है, नीला और काला ये रंग याद रखिए। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, और जिससे नीला और काला रंग हो जाए तो हमें कार्बोहाइड्रेट का पता लग जाता है। अब क्या, फैट के परीक्षण के लिए क्या करेंगे? जब घी मक्खन को सफ़ेद कागज़ पर रगड़ा जाता है, सफ़ेद कागज़ पर, वाइट पेपर लेना, तो कागज़ का भाग पारभासी हो जाता है।
और जो बसा की उपस्थिति का संकेत देता है। पारभासी में क्या होता है, उसके आर-पार दिखने लगता है, कागज़ के आर-पार। आप देखना करके, ये दिखता भी है। जब आप उस पे रगड़ोगे तो आपको दिखेगा आर-पार, तो ये पता चलेगा उसमें फैट है। और प्रोटीन कैसे, एक परख नली लेना है, अंडे की सफ़ेदी की कुछ बूँदें लें, मतलब अंडे का जो व्हाइट है उसका कुछ बूँदें ले लें, और उसमें नाइट्रिक एसिड की कुछ बूँदें लगें, इसमें नाइट्रिक एसिड लगेगा, ठीक है, HNO3। इसमें नाइट्रिक एसिड लगने वाला है, और एल्बुमिन का सफ़ेद रंग पीला हो जाता है, और इसमें क्या होगा, जो अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन होती है उसका सफ़ेद रंग पीला हो जाएगा, तो उससे ये पता चलेगा इसमें नाइट्रिक एसिड की ज़रूरत होती है। अब एसिड को टेस्ट मतलब ट्यूब से बाहर निकालें और अंडे का सफ़ेद भाग टेस्ट ट्यूब में ही रखें। इसमें अमोनियम हाइड्रॉक्साइड डालें, NH4OH डालें, तो ये क्या होगा, रंग बैंगनी हो जाता है जो प्रोटीन की उपस्थिति को होता है। तो प्रोटीन की उपस्थिति के लिए रंग बैंगनी होना चाहिए। पहले या क्या, अंडा ले सकते हैं, अंडे की कुछ बूंदें ले सकते हैं, उसमें नाइट्रिक एसिड डालना है, ठीक है, HNO3 ठीक है। तो ये इसमें ले फिर टेस्ट ट्यूब में फिर सफ़ेद भाग डला रहने दें, मतलब पहले इसमें एल्बुमिन का रंग पीला हो जाएगा, और अगर इसमें उसी को डाला रहने दें, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें तो बैंगनी रंग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब भाई देख लेते हैं इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। मैन तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। शरीर में कमजोरी आ सकती है, क्योंकि ऊर्जा प्रदान करता है, अगर आ गई तो कमजोरी आ जाती है। सहन शक्ति की कमी आती है, क्योंकि शरीर को विभिन्न कार्यों को करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं मिली है। अपन को 2 किलोमीटर चलना है, और उसने 2 किलोमीटर चलने के लिए एनर्जी नहीं, तो अपन 2 किलोमीटर चल नहीं पाएंगे, रास्ते में लुढ़क जाएंगे। तो वही सब कुछ। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग होते हैं, मेरास्मस और क्वासियोरकर होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। मेरास्मस होता है वो प्रोटीन, और उसमें प्रोटीन और अन्य के अलावा फैट आदि की कमी भी हो जाती है। पर जो क्वासियोरकर होता है वो मेन प्रोटीन की कमी से होता है। अब देखना, अगर ये रोग हो जाए तो बच्चों को प्रोटीन है तो भोजन दे दो, मतलब दाल, दूध, अंडे, मछली। अब देखो क्वासियोरकर के लक्षण क्या है, निकला हुआ पेट हो, ठीक है, निकला हुआ पेट होना चाहिए, काली और पपड़ेदार त्वचा, भूरे बाल हो, और अवरुद्ध विकास, और आमतौर पर कम वजन होगा, ठीक है, और पेट ही निकला होगा, मतलब पेट तुम्हारा बाहर निकला होगा, और बाकी सारी बॉडी तुम्हारी पतली होगी, और भूरे बाल होंगे, और पानी जमा होने के कारण पैरों में सूजन भी हो जाती है, और भूख नहीं लगेगी, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया मतलब खून की कमी, मानसिक मंदता, मतलब बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाएगा, मानसिक मंदता आ जाएगी, उसकी सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं रहेगी, रोगी की, और ऑब्वियसली उसे बीमारी है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कमी होने वाली है। क्वासियोरकर मलेशिया में जो PM के परिणाम स्वरूप होते हैं। PEM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटीन, PEM है ना, प्रोटीन और एक होता है माल न्यूट्रिशन। एम का तो फुल फॉर्म माल न्यूट्रिशन होता है, पर इसका क्या होता है, प्रोटीन कुछ होता था, लेकिन ई का फुल भूल गई, ई का फुल फॉर्म क्या था, लेकिन प्रोटीन युक्त माल न्यूट्रिशन ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन ई का फुल फॉर्म मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। अब एक छोटा सा दिया है कि हमें प्रोसेस्ड फूड और पॉलिश किए हुए फूड नहीं खाने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, उनसे क्या होता है कि भले ही वो ईज़िली खाना वाना पक जाए, लेकिन उनसे क्या होता है, उसमें विटामिन B ख़त्म हो जाती है। अगर विटामिन B ख़त्म हो गई तो फिर हमें बेरी की कमी हो जाएगी। अभी देखो इनमें देखो, अब इसमें विटामिन याद करने का तरीका, विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से अपन को क्या हो जाता है, रतौंधी की कमी हो जाती है। रतौंधी मतलब हमें दिखता नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो रतौंधी को क्या करते हैं, रात से, तो रात रतौंधी, ठीक है, क्योंकि अंधेरा मतलब लाइक आँखों से दिखना मतलब रात, तो अंधेरा मतलब रात, और रात से अपन याद सकते हैं रतौंधी, और रतौंधी से अपन याद सकते हैं रेटिनोल मतलब रात को नॉल नहीं दिखा देता था, ठीक है, रेटिनोल हो गया। तो रेटिनोल हो गया, और नाइट ब्लाइंडनेस इसकी मतलब
मैंने बताया था अंधापन तो ये नहीं दिखेगा, पुअर विज़न इन डार्क, डार्क में दिखता नहीं है रात में। अब ये हो गया विटामिन B1। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन। थायमीन, ठीक है, याद रख लो इसे। विटामिन बी से बेरी बेरी, अब बी से बेरी बेरी, ठीक है, बी से बेरी बेरी। और बेरी बेरी में होता है क्या है, जो गम्स वाले मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो विटामिन बी की कमी से हो जाता है। तो थायमीन याद रखो, विटामिन B1 याद रखो, विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाता है, थायमीन इसका नेम है, साइंटिफिक नेम है। और ब्लीडिंग गम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब सी से अब्जॉर्प्टिक एसिड होते हैं, सी जो होता है, सी से अब्जॉर्प्टिक, सी से क्या होता है? स्कर्वी। अब स्कर्वी क्या होता है? जो हड्डियाँ होती हैं ना वो सॉफ्ट बन जाएंगी और बेंड हो जाएंगी, मुड़ी हुई हड्डियाँ, तो वो स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसका नाम क्या है? स्कर्वी से स्कॉर्बिक एसिड याद रख सकते हैं, मतलब विटामिन सी से स्कर्वी। कर्वी याद रखो, सी फॉर कर्वी, कर्वी मतलब स्कर्वी ऐसे याद करो। और स्कर्वी मतलब अस्कॉर्बिक, और कॉर्बिक इसमें भी आ रहा है तो स्कॉर्बिक एसिड हो गया। और D4 कैल्सीफेरॉल। अब अपन को पता है विटामिन डी होता है, सभी लोग कहते हैं कि विटामिन डी, बेटा धूप में बैठो विटामिन डी लो, तो डी क्या मतलब, उसमें क्या होता है? विटामिन डी में कैल्शियम होता है। तो अब अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी इनमें जो धूप की में कैल्शियम, तो अपन ऐसे याद रखते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल हो गया। और रिकेट्स हो गया, हड्डियों की किसी ज़रूरत होती है रिकेट्स, जिसमें कैल्शियम की जरूरत होती है, तो कैल्शियम याद रख सकते हैं भाई, कैल्शियम की जरूरत होती है हड्डियों को मजबूत बनाना, अभी पढ़ा था अपने ऊपर से। तो कैल्सीफेरॉल इसका हो गया। विटामिन ई का नेम क्या होगा? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या हो गया? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या होगा? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या होता है? इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन हो जाता है इसमें। तो स्पर्म और ओवम का लो प्रोडक्शन होता है, तो ये बांझपन हो गया। और फिलोक्विनिन, के से फिलोक्विनिन होता है, के से क्या होता है? अब के का यूज़ किस में किया जाता है? जो मतलब क्लोटिंग ना हो, ब्लड क्लोटिंग, तो वो हो जाता है कि रक्ताल्पता, तो ये सारी किसकी वजह से हो जाता है? ये विटामिन के की कमी से हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। अब कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम अभी अपने पढ़ा था कि जो बोन हड्डियों के लिए और टीथ के लिए यूज़ करा जाए उसे कैल्शियम, कैल्शियम का यूज़ करते हैं, और जिसके कारण कैल्शियम उसका इफेक्ट क्या पड़ता है इसमें, मतलब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वीक बोन्स हो जाए और दांत डिके हो जाए, मतलब दांत सड़ना स्टार्ट हो जाए या कमज़ोर हो जाए। आयोडीन से गोइटर रोग हो जाता है, जो गले में होता है, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर अपन को पता है कि गले में थायरॉक्साइड ग्रंथि होती है, तो वो सूजना स्टार्ट हो जाती है। और मेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन में हो जाती है। और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अपने पढ़ लिए सारा कुछ। अभी इसमें बस तूने पदार्थ लगा दी, अभी पढ़ा था कि इसमें जड़ कौन सी होती है। एक काम कर देती हूँ, पहले वो वाला वीडियो अपलोड कर देती हूँ, फिर जो भी क्वेश्चन बचेंगे मैं उसे अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।